मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाखोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अभी अपनी बीए पार्ट सेकंड की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट पेपर की क्लासेस चल रही हैं। इस फर्स्ट पेपर के अब तक अपन कुछ टॉपिक कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट पेपर में अपन ने फर्स्ट यूनिट प्रारंभ की थी। फर्स्ट यूनिट में ब्रिटेन का संविधान है और ब्रिटिश संविधान के बारे में अब तक अपन ने ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं कर चुके हैं, अभिसमय के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शब्दावलियों के ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। आज अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है क्राउन। क्राउन या राजपद कह सकते हैं। क्राउन का तात्पर्य उस टोपी से है या उस ताज से है तो सम्राट उसको अपने सर पर, अपने मस्तक पर धारण करता है। एक्चुअल में हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार के मुखिया होते हैं। एक को राज्याध्यक्ष कहा जाता है, एक को शासनाध्यक्ष कहा जाता है। जो राज्याध्यक्ष होता है वो नाममात्र की कार्यपालिका और जो शासनाध्यक्ष होता है वो वास्तविक कार्यपालिका होता है। जैसे भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। हमने ये शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ही ली है। ब्रिटेन में जो ढांचा इसका बना वही ब्रिटेन ने भारत में भी विकसित किया था। यहाँ पर राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है जो नाममात्र का प्रधान है। भारत में जितने भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वो कार्य व्यवस्थापिका करे, चाहे कार्यपालिका, चाहे न्यायपालिका, वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इनमें से कोई कार्य नहीं करता। ये समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से अलग अलग संस्थाओं जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। और जो कार्यपालिका होती है, जैसे कि अभी अपन ने बात की, ये दो प्रकार की कार्यपालिका, एक वास्तविक और एक नाममात्र राष्ट्रपति और वास्तविक यहाँ पर मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद या यूं कहें इसका और शक्तिशाली रूप मंत्रिमंडल, वो इन शक्तियों का वास्तविक उपयोग करता है। ठीक वो कि वो बात में ब्रिटेन के बारे में समझनी है। ब्रिटेन में भी दो प्रकार की कार्यपालिका, एक नाममात्र और एक वास्तविक। यहाँ पर जो नाममात्र की कार्यपालिका है वो सम्राट कहलाता है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री कहलाता है। यहाँ पर जो भी कार्य है सब सम्राट के नाम से किए जाएंगे, लेकिन वास्तव में उन कार्यों को संपन्न करता है मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। यहां पर हम बात क्राउन की करेंगे। क्राउन उस ताज को कहा जाता है जो सम्राट धारण करता है और सारी शक्तियां उस क्राउन में नहीं। दो व्यक्ति है यहाँ पर या दो चीजें हैं यहाँ पर, दो संस्थाएं हैं यहाँ पर। एक क्राउन है, एक सम्राट है। दोनों अलग अलग है। सम्राट तो व्यक्ति है जो क्राउन को, ताज को धारण करता है। सम्राट को कार्य नहीं करता। सम्राट तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सम्राट की मृत्यु हो सकती है, लेकिन क्राउन हमेशा मौजूद रहता है, अजर है, अमर है। जो शक्तियां हैं वो वास्तव में क्राउन की शक्तियां हैं, न कि सम्राट की। सम्राट तो उसको धारण करने के कारण से उनका प्रयोग करता है। सम्राट मात्र एक क्राउन का भाग है, वो स्वयं से कुछ नहीं है। इसलिए क्राउन एक संस्था है और क्राउन में, उस संस्था में कई चीजें, कई संस्थाएं शामिल है। जैसे कि सम्राट भी इसमें शामिल है। इसमें प्रधानमंत्री से मंत्रिमंडल भी शामिल है। इसमें संसद भी शामिल है और इसमें लोक सेवक भी शामिल है। ये सारी चीजें मिलकर जिस रूप को बनाती है, जिस संस्था को जन्म देती है, वो संस्था कहलाती है क्राउन यानी ताज। और ये सब कुछ ब्रिटेन में समस्त शक्तियों का प्रतीक है, समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। सम्राट तो एक मात्र औपचारिकता है जो कि इन समस्त शक्तियों के माध्यम से उनको कार्य रूप में प्रेरित करता है, जबकि शक्तियां तो वास्तव में क्राउन की हैं। इसलिए ब्रिटेन में क्राउन उस शक्ति को कहा जाता है जो ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद प्रकट करती है।
नामात्र कार्यपालिका सम्राट कहलाएगा और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री कहलाएंगे। इसलिए वो केवल औपचारिक रूप से संसदीय शासन व्यवस्था को स्थापित करने का एक प्रतीक है। क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र है, इसलिए राज्य का मुखिया राजा हुआ। भारत में गणतंत्र, इसलिए राज्य का मुखिया यहाँ पर राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति भी औपचारिक रूप से इस संसदीय शासन व्यवस्था का नाम मात्र का मुखिया है। ठीक वैसे ही ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था के नाम मात्र के मुखिया के रूप में सम्राट कार्य करता है, लेकिन सम्राट मात्र एक क्राउन के भाग के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। सारी जो शक्तियां हैं ब्रिटेन में जो कार्य किए जाते हैं वो सब कुछ सम्राट के नाम से नहीं बल्कि क्राउन के नाम से। शक्तियां क्राउन में नहीं थे, सम्राट में नहीं। हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सम्राट और क्राउन, हम इसके अंतर को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सम्राट एवं क्राउन में भेद या अंतर। सबसे पहला है व्यक्ति एवं संस्था का भेद। अभी मैंने कहा कि सम्राट एक व्यक्ति है जो मर भी सकता है, आते जाते रहते हैं और वंशानुगत आधार पर पद धारण करते हैं। लेकिन क्राउन एक संस्था है। क्राउन में कई चीजें शामिल है। सम्राट भी क्राउन का भाग है, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री भी क्राउन का भाग है, संसद भी क्राउन का भाग है और जितने भी लोक सेवक हैं, नौकरशाही का पूरा ढांचा वो भी क्राउन का भाग है। ये सारी चीजें मिलकर जिस चीज को बनाती है वो क्राउन कहलाता है। लेकिन सम्राट मात्र एक व्यक्ति है जो उस क्राउन का एक मात्र भाग है, समस्त क्राउन नहीं है। इसलिए क्राउन उस ताज को जिसमें समस्त चीजें शामिल है वो एक संस्था है, जबकि सम्राट एक व्यक्ति जो उस संस्था का मात्र एक भाग है, एक व्यक्ति। दूसरा सामूहिकता एवं व्यक्तिगता का अंतर। सामूहिकता यानी सब लोग मिले हुए, किसमें? क्राउन में। तो क्राउन क्या है? एक संस्था है और उस संस्था में कई चीजें, अभी जैसे मैंने बताया कि सम्राट भी उसका भाग है, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, संसद, समस्त लोक सेवक वो उसका भाग है। तो ये सामूहिक रूप से जिस चीज को जन्म देते हैं सारी चीजें मिलकर वो कहलाता है क्राउन। और व्यक्तिगता यानी कि सम्राट क्या है? एक व्यक्ति है, वो भी क्राउन का एक भाग है। तो यहाँ पर सम्राट एक व्यक्ति है लेकिन क्राउन एक संस्था है, इसलिए वो सामूहिक रूप से स्थापित है और सम्राट व्यक्ति के रूप में, व्यक्तिगत तौर पर क्राउन के एक भाग के रूप में स्थापित है। वास्तविक एवं औपचारिक शक्तियों का भेद। वास्तविक शक्तियां किसके पास? क्राउन के पास। जितनी भी शक्तियां हैं सब क्राउन की शक्तियां। क्राउन के नाम से सारा शासन किया जाता है। क्राउन कभी मरता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता, वो हमेशा पद पर रहता है, हमेशा कुर्सी पर रहता है। सम्राट आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए वास्तविक शक्तियां किसके पास है? क्राउन के पास। लेकिन औपचारिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? सम्राट करता है, क्योंकि सम्राट एक व्यक्ति है और उसने उस क्राउन को धारण कर रखा है, यानी कि सारी की सारी संस्थाओं को धारण कर रखा है। और उन संस्थाओं की शक्तियों का प्रयोग, उनका आदेश देना, उनके ऊपर हस्ताक्षर करना, उनको प्रमाणित करना, उनको लागू करना, सब कुछ ये कार्य कौन करता है? ये कार्य सम्राट करता है। इसलिए सम्राट उन शक्तियों का औपचारिक रूप से प्रयोग करता है, लेकिन वास्तविक रूप से वो सारी शक्तियां कहलाती है किसकी? क्राउन की। अगला है उत्तरदायित्व का भेद। क्राउन, हालांकि क्राउन के नाम से सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन कार्य क्राउन नहीं करता, वो समस्त कार्य उन संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं जो क्राउन का भाग है। और मुख्य रूप से हम ये कहें कि संसदीय शासन व्यवस्था में सारी शक्तियों का प्रयोग जिसके द्वारा किया जाता है उसको कहा जाता है कार्यपालिका। और कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद सहित प्रधानमंत्री, समस्त कार्य प्रधानमंत्री के साथ साथ उसके मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए वास्तविक रूप से अगर कोई उत्तरदायी है तो वो मंत्री परिषद है, वो वास्तविक कार्यपालिका है जो क्राउन के नाम से शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करते हैं। यहां पर उत्तरदायित्व किसका है? जो वो लोग जो क्राउन की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सम्राट इनका प्रयोग उनके कहने से करता है। किनके कहने से? मंत्रिमंडल के कहने से। इसलिए सम्राट या क्राउन किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। चाहे कार्य सही है तो उत्तरदायित्व मंत्री परिषद का, कार्य गलत है तब भी उत्तरदायित्व मंत्री परिषद का। अगर किसको जवाब देना है तो भी देगी मंत्री परिषद। यानी कि सब कुछ जिम्मेदारी अगर किसी की तय होती है तो मंत्री परिषद समेत प्रधानमंत्री की। इसलिए उत्तरदायित्व उन संस्थाओं का है जो इनका वास्तविक रूप में प्रयोग करता है, सम्राट या क्राउन।
उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए वो कतई उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में औपचारिक कार्यपालिका इन कार्यों को संपन्न नहीं करती। अगला है लोकतंत्र एवं राष्ट्रतंत्र का भेद। क्राउन है वो लोकतांत्रिक संस्था है। क्यों? क्योंकि उसमें वो सब चीजें शामिल है जो लोकतंत्र का प्रतीक है, जैसे कि संसद में कॉमन सभा है, कॉमन सभा जनता के द्वारा चुनी जाती है। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल वो भी जनता के द्वारा चुना जाता है। लोक सेवक भी एक निश्चित प्रक्रिया से जनता के माध्यम से आते हैं। इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र का प्रतीक है वो है क्राउन, और सम्राट इसका प्रतीक है राजतंत्र का। क्यों? क्योंकि वो वंशानुगत आधार पर अपना पद ग्रहण करता है। राजा की मृत्यु के पश्चात उसका जो भी ज्येष्ठ उत्तराधिकारी होगा वो पद ग्रहण करेगा। इसलिए यहाँ पर सम्राट या राजा राजतंत्र का प्रतीक है और क्राउन लोकतंत्र का प्रतीक है, क्योंकि इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये मोटे रूप से सम्राट एवं क्राउन के मध्य अंतर है। अब आपको काफी कुछ बातें समझ में आ गई होगी कि सम्राट क्या है और क्राउन क्या है। अब देखते हैं क्राउन की शक्तियां। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये शक्तियां सम्राट की नहीं है, ये शक्तियां क्राउन की। क्राउन के नाम से सारा शासन किया जाता है, इसलिए वो शक्तियां क्राउन में नहीं थे। हालांकि संसदीय शासन व्यवस्था में जो राज्य का मुखिया होता है, राज्याध्यक्ष होता है, वो उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। हालांकि उन शक्तियों को किया जाएगा उसी के नाम से, यानी कि ब्रिटेन में कोई भी शक्ति का प्रयोग होगा तो क्राउन के नाम से होगा, लेकिन क्राउन शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। क्राउन की पहली शक्ति कार्यपालिका शक्ति। इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्यपालिका शक्ति सबसे पहला कार्य कानूनों को लागू करना। कानून को निर्मित कौन करता है? संसद। संसद ने जो विधेयक बनाए हैं वो विधेयक तब तक लागू नहीं हो सकते जब तक कि सम्राट के हस्ताक्षर उसके ऊपर नहीं हो जाते। हम यूं कह सकते हैं कि सम्राट वो शक्ति है जो विधेयकों को अधिनियम में बदलता है। सम्राट के हस्ताक्षर के उपरांत विधेयक अधिनियम बन जाता है, यानी कानून बन जाता है, और फिर वो उसको लागू करता है। कार्यपालिका का मुखिया होने के नाते ये उसका दायित्व भी है कि जो भी कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किए गए उनको वो कार्य रूप में लागू करे। इसलिए कार्यपालिका शक्ति के रूप में सबसे पहला कार्य संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को सम्राट हस्ताक्षर करके उनको विभागों में लागू करता है। जितनी भी प्रकार की नियुक्तियां होती है ब्रिटेन में, जितनी भी प्रकार की नियुक्तियां सिवाय न्यायाधीशों की एक निश्चित प्रक्रिया को छोड़कर समस्त प्रकार की नियुक्तियां सम्राट के द्वारा की जाती है। हालांकि ये औपचारिकता होगी, लेकिन फिर भी इन सभी नियुक्तियों के ऊपर हस्ताक्षर जो होते हैं वो सम्राट के ही होते हैं और वही उनको लागू करता है। और जिन व्यक्तियों को लागू करता है, जिन व्यक्तियों को नियुक्त करता है, उन व्यक्तियों को वो पद से हटा भी सकता है न्यायाधीशों को छोड़कर। न्यायाधीशों को हटाने की एक अलग प्रक्रिया है, बाकी सभी व्यक्तियों को जिसको उसने नियुक्त किया है उनको हटाने का अधिकार भी सम्राट के पास ही सुरक्षित है। इसलिए जितनी भी प्रकार की नियुक्तियां होती है ब्रिटेन में, चाहे वो किसी भी पद पर हो, वो सारे के सारे सम्राट के हस्ताक्षर से ही नियुक्तियां की जाती है। न्यायाधीशों को छोड़कर पद मुक्ति, जिन व्यक्तियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की गई है उन सभी व्यक्तियों को सम्राट हटा भी सकता है सिवाय न्यायाधीशों को छोड़कर। न्यायाधीशों का भी मैंने कहा कि एक अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगला विदेश नीति का संचालन। विदेश नीति का भी मुखिया अगर कोई है तो वो सम्राट ही है। वो जो बाहर से दूत आते हैं, राजदूत आते हैं, उनके नियुक्ति पत्र यानी वारंट भी स्वीकार करता है। जो ब्रिटेन से बाहर भेज जाते हैं उन दूतों को वारंट भी प्रदान करने का कार्य सम्राट के द्वारा ही किया जाता है। विदेश नीति जो भी होगी, जिस देश के साथ जैसे भी संबंध स्थापित किए जाएंगे, जिन देशों के साथ जो भी संधियां की जाएंगी, समझौते किए जाएंगे, सारे के सारे सम्राट के नाम से, क्राउन के नाम से, और उनको हस्ताक्षर करके प्रमाणित करने का कार्य भी सम्राट के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए विदेश नीति का संचालन भी सम्राट के नाम से ही होता है। यह है क्राउन की कार्यपालिका शक्ति। अब बात करें विधायी शक्ति। मैंने एक बात शुरू में कही थी कि सम्राट जो सरकार के तीन अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों का मुखिया है और इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो सम्राट के नाम से किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो व्यवस्थापिका यानी कि जो संसद है उसका मुखिया भी सम्राट ही है, क्राउन ही है, और वो सब कुछ जो संसद करती है वो भी सम्राट के नाम से ही करेगी। सबसे पहला कार्य है कानून का निर्माण, यानी कि संसद के द्वारा पहला कार्य होता है कानून निर्माण करना, और कानून निर्माण के रूप में सम्राट उसमें शामिल होता है। क्यों? अभी मैंने कहा कि जब तक सम्राट किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर देता तब तक विधेयक अधिनियम
नहीं बन सकता, यानी कानून नहीं बन सकता। इसलिए अंतिम रूप से किसी विधेयक को कानून के रूप में स्थापित करना, कानून के रूप में लागू करना, यह कार्य भी किसी के द्वारा किया जाता है, तो वो है सम्राट यानी कि क्राउन। अगला है संसद के अधिवेशन बुलाना। ब्रिटेन में ये नियम है कि संसद के वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन होगा और 2 अधिवेशनों के बीच में 1 वर्ष से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। वहां पर 2 सदन है, लोक सभा और कॉमन सभा। दोनों के अधिवेशन साथ ही प्रारंभ होते हैं और साथ ही समाप्त भी होते हैं। इसलिए वर्ष में 1 बार अधिवेशन बुलाने का औपचारिक कार्य भी किसके द्वारा किया जाएगा? यहाँ पर सम्राट के द्वारा। पीयरों की रचना, पीयर समझिए, जो संसद का द्वितीय सदन है या जो उच्च सदन है जिसे लोक सभा कहा जाता है, उसमें पीयर यानी जो उसके सदस्य होते हैं उनको पीयर कहा जाता है। पीयरों को नियुक्त करने का कार्य भी सम्राट के द्वारा किया जाता है। वहां पर 2 श्रेणियां हैं जिनको एक आजीवन पीयर कहा जाता है, एक वंशानुगत पीयर कहा जाता है। इनको नियुक्त करने का अधिकार सम्राट को है। हालांकि कुल 4 श्रेणियां, जब अपन लोक सभा की बात करेंगे तब इनको समझेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि लोक सभा के सदस्यों को पीयर कहा जाता है और उसमें 2 विशेष श्रेणी है, एक वंशानुगत और एक आजीवन पीयर। इनको नियुक्त करने का अधिकार भी सम्राट के पास ही सुरक्षित है। अगला कॉमन सभा को भंग करना। कॉमन सभा यानी कि संसद का निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। लोक सभा कभी भंग नहीं होती, सिर्फ कॉमन सभा को ही भंग किया जाता है। ये कार्य सम्राट के द्वारा किया जाता है, लेकिन सम्राट ये कार्य प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही करता है। जब प्रधानमंत्री को ये लगे कि उसने कॉमन सभा में अपना विश्वास खो दिया है या उसके पास बहुमत नहीं है या किसी विशेष मुद्दे पर वो पराजित हो गया है, जनता की राय लेनी है, तब वो सम्राट से कॉमन सभा को भंग करने की सिफारिश करता है और सम्राट उसकी सिफारिश के आधार पर कॉमन सभा को भंग भी करता है। एक बात याद रखिएगा, ये हम जो भी बातें कर रही हैं वो सम्राट की शक्तियां हैं, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं नहीं करता, इसीलिए उसको उत्तरदायी भी नहीं। उनका प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ये समस्त कार्य वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही करता है। अगला न्यायिक शक्तियां। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इसमें कि ब्रिटेन में सन 2009 से पहले सर्वोच्च न्यायालय नहीं हुआ करता था। न्यायालय की समस्त शक्तियों का प्रयोग लोक सभा के द्वारा किया जाता था। लोक सभा में एक अलग काउंसिल बनी हुई थी। उस काउंसिल में 9 सदस्य हुआ करते थे जिनको लॉर्ड्स, कानूनी लॉर्ड्स कहा जाता था और वो अंतिम अपीलीय न्यायालय भी कहलाता था। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका लोक सभा निभाया करती थी और कोई भी ऐसा मुद्दा जब अंतिम रूप से आता था तो वो लोक सभा के पास अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में आता था। और उस वक्त जो लोक सभा में 9 लॉर्ड्स हैं, कानूनी लॉर्ड्स हैं, वो उस न्यायिक मुद्दे की सुनवाई करते थे और उसका निर्णय करते थे। लेकिन 2009 के पश्चात वहां पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी है। तो जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों को नियुक्त करने का कार्य भी सम्राट के द्वारा किया जाता है। वो उनको नियुक्त कर सकता है, लेकिन हटाने का अधिकार उसको नहीं। हटाने की एक विशेष प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। एक न्याय शक्ति के रूप में सम्राट के पास क्षमादान का अधिकार है। यदि न्यायपालिका ने किसी भी प्रकार के अपराधी को किसी भी प्रकार का दंड दे दिया है तो उसको क्षमा करना, उसका लघुकरण करना, यह कार्य सम्राट कर सकता है। यह कार्य वो स्वयं अपनी इच्छा से नहीं करता, बल्कि उसके लिए गृह मंत्री उसको परामर्श देता है और उस परामर्श के आधार पर सम्राट के द्वारा कार्य किया जा सकता है। जैसे यदि किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, उम्र कैद में भी बदल सकता है और चाहे तो पूरी तरह क्षमा भी कर सकता है, यानी लघुकरण भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है, पूरी तरह क्षमादान भी दे सकता है। वो जो भी करेगा वो गृह मंत्री की सिफारिश पर करेगा। अगला है धार्मिक शक्तियां। ब्रिटेन एक कैथोलिक धर्मावलंबी राज्य है। चर्च का वहां पर काफी दबदबा है। चर्च में कई पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि बिशप होता है, आर्क बिशप होता है, पादरी होते हैं और उनके ऊपर सर्वोच्च धर्माधिकारी वेटिकन सिटी में बैठते हैं पोप। तो धर्मावलंबी होने के कारण से वहां पर एक संस्था है जिसको कहा जाता है चर्च ऑफ इंग्लैंड।
ये तो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, इसकी साल में एक बार राष्ट्रीय सभा होती है। उस राष्ट्रीय सभा का आयोजन सम्राट के द्वारा किया जाता है, और जो चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा जो निर्णय करती है वो निर्णय संसद के सामने भी रखा जाता है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वो उन निर्णयों को लागू भी करता है या संसद में उनके लिए कानून भी बना सकता है। तो ये कार्य धार्मिक शक्तियों के रूप में सम्राट के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये क्राउन की कुछ शक्तियां, मैं आपको पुनः एक बात दोहरा रहा हूं, ये शक्तियां क्राउन की है जिनका प्रयोग सम्राट करता है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं करता, वो केवल औपचारिक मुखिया है। उसकी शक्तियों का प्रयोग सम्राट या क्राउन के स्थान पर वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। वो मंत्रिमंडल जो भी परामर्श सम्राट को इन कार्यों के संदर्भ में देता है, सम्राट वही कार्य करते हैं। इसलिए ये शक्तियां सम्राट क्राउन की शक्ति हैं और इसका प्रयोग सम्राट करता है, लेकिन मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। यहाँ पर कुछ और बिंदु देखेंगे अपन, क्राउन के विशेषाधिकार, यानी जो अभी अपन ने शक्तियां देखी थी उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो विशेष अधिकार के रूप में उन शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। हालांकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में स्पष्ट नियम है, मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी आपको समझाया था कि सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता होता है। और कॉमन सभा अपने नेता को, बहुमत दल के नेता को स्वयं निर्वाचित करती है, स्वयं चुनती है। सम्राट उनको केवल औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। फिर भी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि वास्तव में सम्राट को यहां पर अपने विवेक का प्रयोग करना पड़े। वो कौन सी परिस्थिति है, इसमें मैंने लिखा है जब किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो। हालांकि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, इस बात की गुंजाइश बहुत कम रहती है कि किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो। द्विदलीय व्यवस्था का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वहां पर सिर्फ दो ही दल है, दो के अलावा भी दल है। मुख्य रूप से वहां पर जो शक्ति संघर्ष है अनुदारवादी पार्टी और लेबर पार्टी के रूप बीच में होता है। तीसरा प्रमुख दल है वो उदार दल है। कई बार जो अनुदान दल है उसके अलावा ये दल या इनमें से कोई एक दल प्रभावित हो जाता है। इसलिए कभी कभी त्रिशंकु संसद या मिलीजुली सरकार की संभावना भी बन जाती है। एक बार ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि कौमी सभा में जितना आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए वो किसी भी दल के पास नहीं होता। तो यहाँ पर सम्राट को अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। सबसे पहले वो यहाँ पर जो सबसे बड़ा दल है, बहुमत प्राप्त नहीं हुए लेकिन फिर भी जिसको सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई है, उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करके उसे बहुमत साबित करने के लिए कहेगा। अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाता तो दूसरा जो बड़ा दल है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करके बहुमत साबित करने के लिए कहेगा। प्राय इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ऐसी स्थिति नहीं आती। हालांकि ऐसी पोजीशन बनी भी है, एक दो बार मिलीजुली सरकारें भी बनी है विश्व युद्ध के आसपास। तो ऐसी स्थिति आने पर यहाँ पर सम्राट अपने विवेक का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए या कॉमन सभा में जो सबसे बड़ा दल है वो अपना नेता न चुन पाए। ये कंडीशन हो सकते हैं। फिर से दोहराऊंगा, या तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर कॉमन सभा में सबसे बड़ा दल अपना नेता चुन पाने की स्थिति में ना हो। तो यहां पर सम्राट अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करके उसे बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पर सम्राट की या क्राउन की विशेष शक्तियां, विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है। दूसरा, मंत्रियों की नियुक्ति। हालांकि जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो प्रधानमंत्री एक सूची मंत्रियों के रूप में सम्राट को प्रस्तुत करता है और सम्राट प्राय उस सूची को स्वीकार करके उनको, उन व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्ति दे देता है। लेकिन अगर किसी नाम से सम्राट खुश नहीं है या किसी नाम पर सम्राट आपत्ति करता है तो सम्राट उस व्यक्ति को मंत्री परिषद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री को कह सकता है। क्योंकि एक शिष्टाचार है, अगर सम्राट ऐसी कोई सिफारिश प्रधानमंत्री से करता है तो प्रधानमंत्री प्राय उसकी सिफारिश से स्वीकार करता है। ऐसा कई बार हुआ है। एक बार जब
विदेश मंत्री के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी, सम्राट को नाम पसंद नहीं आया, सम्राट ने दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री से की और प्रधानमंत्री ने उस व्यक्ति की सिफारिश को स्वीकार किया था। इसलिए ये मंत्रियों की नियुक्ति के मामले में भी सम्राट अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और प्रधानमंत्री से किसी व्यक्ति को हटाने या किसी व्यक्ति को शामिल करने का आग्रह भी कर सकता है। अगला है सरकार को हटाना। सरकार को हटाना आसान कार्य नहीं है। सम्राट राजतंत्र की समाप्ति की शर्त पर ऐसा कर सकता है, क्योंकि सम्राट के पास शक्तियां नहीं है, क्राउन के पास शक्तियां नहीं है। उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। अगर सरकार के पास बहुमत है, प्रधानमंत्री शक्तिशाली है, मंत्रिमंडल पूर्ण सचेतता के साथ कार्य कर रहा है, फिर भी अगर सम्राट उसको हटाने का जोखिम ले तो अपनी मृत्यु के बल पर ही ले सकता, अन्यथा नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जब सरकार अवैधानिक रूप से कार्य करने लग जाए, जब सरकार अनैतिक कानून बनाने लग जाए, जब सरकार निरंकुश होने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में सम्राट अपने विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करके कॉमन सभा को भंग कर सकता है, सरकार को अपदस्थ कर सकता है और किसी दूसरे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करके बहुमत साबित करने के लिए भी कर सकता है। ये बहुत ही विशेष रूप में काम में ली जाती है। आज तक ऐसा उदाहरण इंग्लैंड में देखने को नहीं मिला है। अगला संसद का विघटन। संसद का विघटन से मतलब यहाँ कॉमन सभा से, क्योंकि संसद में एक सदन लोकसभा भी है और लोकसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। जैसे कि भारत में राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, वैसे ब्रिटेन में लोकसभा कभी भंग नहीं होता। तो यहाँ पर विघटन का ये मतलब कॉमन सभा से लिया जाएगा। तो कॉमन सभा विघटन करने का अधिकार सम्राट के पास है। ऐसा वो कार्य प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही करता है। प्रधानमंत्री यदि सम्राट को यह सिफारिश करे या आग्रह करे कि वर्तमान में कॉमन सभा को भंग किया जाना है, तो सम्राट कॉमन सभा को भंग कर नए चुनाव की घोषणा कर सकता है। अगला है निषेधाधिकार। इसको वीटो पावर कहते हैं। निषेधाधिकार का मतलब किसी विधेयक पर जो संसद ने पारित करके सम्राट के पास अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने के लिए भेजा है, उसको हस्ताक्षर न करके वापस लौटा देना। अगर इंडिया की बात करें इस बारे में, तो भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। जैसा कि एग्जांपल भी आता है कि ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति हुआ करते थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, तो उन्होंने एक विधेयक, डाक संशोधन विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति ने उसको अपनी पॉकेट में रख लिया, यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किया और आज तक वो विधेयक राष्ट्रपति की पॉकेट में ही पड़ा है। क्योंकि भारतीय संविधान ये क्लियर नहीं करता कि राष्ट्रपति के पास जो विधेयक आया है वो कितने समय में हस्ताक्षर करके कानून के रूप में लागू हो जाएगा या उसको भेज दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था पहले इंग्लैंड में हुआ करती थी, लेकिन हमारे सामने सन 1707 के बाद किसी भी सम्राट के द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग करने का एग्जाम्पल देखने को नहीं मिला है। सन 1707 से पहले सम्राट वीटो पावर का प्रयोग करता था, किसी भी विधेयक को वापस लौटा देता था, पुनर्विचार के लिए कह देता था, हस्ताक्षर करने से इनकार भी कर देता था। लेकिन 1707 में रानी एन सम्राज्ञी हुआ करती थी और उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग 1707 में किया। उसके पश्चात कोई भी इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया। 1707 के बाद से लेकर के अब तक लगभग 313 साल हो चुके हैं, अब तक इसका प्रयोग नहीं हुआ। हम यूं कह सकते हैं कि ये जो निषेधाधिकार की शक्ति है वो अब मृत प्राय हो चुकी है। अगला पीरों की रचना। अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो लोकसभा के सदस्य हुआ करते हैं उनको पीयर कहा जाता है। उनकी अलग अलग श्रेणी है, दो विशेष श्रेणी है, एक तो आजीवन पीयर और एक वंशानुगत पीयर। इन व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार भी सम्राट के पास है। वो अपने विवेक का अधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने विवेक से जिसको भी चाहे वो पीयर के रूप में नियुक्त कर सकता है। अगला है क्षमादान। अभी इस बारे में अपन बात कर चुके हैं शक्तियों में कि किसी भी प्रकार के दंड प्राप्त व्यक्ति को सम्राट पूर्णतया क्षमा कर सकता है और लघुकरण कर सकता है। यानी कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को उसकी सजा को आजीवन कारावास में भी बदल सकता है, उम्र कैद में भी बदल सकता है और उससे पूर्णतः माफी भी दे सकता है। लेकिन ये कार्य सम्राट स्वयं नहीं करके वो गृह मंत्री की सिफारिश पर करता है, इसलिए ये उसका संपूर्ण अधिकार नहीं है। अगला संरक्षण। यहाँ पर देखिए अपन समस्त नियुक्तियां
जितनी भी प्रकार की नियुक्तियां सम्राट के द्वारा की जाती है उन सभी व्यक्तियों को सम्राट संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि वो चूंकि उसके द्वारा नियुक्त है तो वो तब तक नियुक्त रहेंगे जब तक कि नियम और कानून उसकी इजाजत देते हैं। उसके बिना उनको हटाया नहीं जा सकता। सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया, वो सम्राट के व्यक्ति है, सम्राट के सेवक हैं, वो सम्राट के पदाधिकारी हैं और वो तब तक रहेंगे जब तक सम्राट चाहेगा। उनको आसानी से किसी को द्वारा हटाया नहीं जा सकता। पूर्ण संरक्षण सम्राट के द्वारा उनको प्रदान किया जाता है। और अगला है सम्मान। न केवल सम्राट सम्मान का प्रतीक है बल्कि उसके द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मान भी प्रदान किए जाते हैं जिनको उपाधियां कहा जाता है। भारत में भी ऐसे कुछ सम्मान या उपाधियां जैसे कि भारत रत्न है, पद्म पुरस्कार जैसे पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये प्रदान किए जाते हैं समय समय पर। ये जो सम्मान है ये सम्मान भारत का राष्ट्रपति प्रदान करता है। और ऐसी प्रकार के कुछ सम्मान जो ब्रिटेन में प्रचलित है वो ब्रिटेन का सम्राट प्रदान करता है। ये कुछ कार्य है जो क्राउन के विशेषाधिकार के रूप में जाने जाते हैं। ये था क्राउन पूर्ण हुआ। अब आगे अपना अगला चैप्टर लेंगे। ये बीए पार्ट सेकंड का प्रथम पेपर है जिसका प्रमुख नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्था है। इसका एक सेकंड पेपर है बीए भाग सेकंड में पॉलिटिकल साइंस में सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था। अपन एक बार ये फर्स्ट यूनिट जिसमें ब्रिटेन का संविधान वो पूर्ण करेंगे। उसके पश्चात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपन बहुत ही ध्यान से गंभीरता से पढ़ेंगे क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें भी है जो जनरल नॉलेज के रूप में भी आपके लिए भविष्य में काफी लाभदायक साबित भी होगी। जो जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की जो चीजें हैं उसके हिसाब से उनको करते हुए चलेंगे। तो आज इतना ही। एक बार पुनः दोहराऊंगा, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। आपके जो साथी हैं जो बीए भाग सेकंड में पॉलिटिकल साइंस रखते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें, इनको पूरा अच्छी तरह से देखें, समझें। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखें ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।